आप सभी का स्वागत है टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है। अब देखिए आज जो टॉपिक है, हाँ शुभ संध्या। देखिए आज आप लोग को वेस्टर्न लॉजिक पढ़ाया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज पढ़ाते पढ़ाते वेस्टर्न लॉजिक पूरा ख़त्म भी हो जाए। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि लॉजिक के पेपर में इंडियन वेस्टर्न लॉजिक मिला करके 5 क्वेश्चन आने हैं। इंडियन लॉजिक मैंने पढ़ा ही दिया है, वेस्टर्न लॉजिक आप लोग को अब पढ़ाना है। तो इसमें जो जो टॉपिक आज आप पढ़ेंगे उसको देख लीजिए आराम से। देखिए चलिए, तो क्लास में आज पढ़ना आप लोग का है पाश्चात्य तर्कशास्त्र आप लोग को पढ़ना है आज वेस्टर्न लॉजिक में। पाश्चात्य तर्कशास्त्र जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कभी वो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि होता कठिन नहीं है। अगर आप इसकी बाकी सारी चीज़ें जानते हैं तो ये दिक्कत नहीं करेगा, बहुत कठिन नहीं लगेगा। आज आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं पहले वही देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे आवाज़ जा रही होगी, कोई समस्या? हाँ भैया, सबको शुभ संध्या। आवाज़ एक बार चेक कर लेना जा रही है कि नहीं। देखो इसमें जो चीज़ें पढ़नी है, पहला आप लोग को एक टॉपिक पढ़ना है परिभाषा की परिभाषा और प्रकार। वस्तुअर्थकता, इससे क्वेश्चन आजकल 22-23 में बहुत बन रहा है, वस्तुअर्थकता और गुणार्थकता से। इसको अच्छे से पढ़ लेना। गुणार्थकता कोनोटेशन और डिनोटेशन से, इससे क्वेश्चन बनने लगे। तीसरा तर्कवाक्य के प्रकार। चौथा निरुपाधिक तर्कवाक्य, जो ए ई आई ओ आप पढ़ते हैं वही है निरुपाधिक तर्कवाक्य। 4 तरह के जो तर्कवाक्य आप सभी पढ़ रहे होते हैं, ए ई आई ओ, वही निरुपाधिक तर्कवाक्य है। जैसे ए ई आई ओ, इन्हीं चारों को निरुपाधिक कहते हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो टॉपिक पढ़ने हैं, परंपरागत विरोध वर्ग, जो आपसे संबंध पूछता है कि विपरीत है उपविपरीत है, वो परंपरागत विरोध वर्ग पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त वैधता के नियम पढ़ेंगे, जो गोल्डन रूल हैं आपके वैधता के नियम। 6 नियम है और उनमें लगने वाले दोष। आप लोगों ने अभी तक अनौपचारिक तर्क दोष पढ़ लिया है, अब आप पढ़ेंगे। अच्छा फैन से दिक्कत है। चलिए अब नहीं जाएगा, ठीक है। परंपरागत विरोध वर्ग पढ़ेंगे। इसके पश्चात वैधता का नियम। वैधता का नियम के बाद अनौपचारिक तर्क दोष पढ़ा था, अब यहां पर वैधता का नियम के साथ ही पढ़ाया जाता है औपचारिक तर्क दोष। तर्क दोष, वैन आरेख पढ़ेंगे और रूपांतरण पढ़ेंगे, तर्क वाक्यों का रूपांतरण। इतने टॉपिक आज आप लोग को पढ़ने हैं। एक छोटा सा टॉपिक और भी पढ़ेंगे, युक्ति और युक्ति की पहचान, और एक चीज सत्यता और वैधता में अंतर। सत्यता और वैधता, पूरा वेस्टर्न लॉजिक के इतने ही टॉपिक हैं, इन्हीं से 3 प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई विशेष अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना होता, तो इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। तो आज की क्लास आपकी शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए इतने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं कोई भी। तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम आपको आसान चीजें शुरू करते हैं। युक्ति, आर्ग्यूमेंट जिसे आप बोलते हैं। चलिए अच्छी आवाज है तब कोई समस्या नहीं। देखिए युक्ति और तर्कवाक्य, इसको बड़े आराम से पढ़िएगा। देखिए नियम जानने की विशेष आवश्यकता नहीं, जैसे सामान्य ढंग से अगर आप समझ जाएंगे। हाँ सबको शुभ संध्या। देखो तर्कवाक्य कहने का मतलब, जैसे हम यहां कुछ भी लिख दें, एक बात समझिएगा, सभी विद्यार्थी पागल हैं।
सभी विद्यार्थी पागल हैं। अब एक बात देखिए, एक प्रकार का क्या है ये तर्कवाक्य है, ये पूरा एक प्रकार का क्या है तर्कवाक्य है। अब इसके बाद मान लीजिए हमने एक और तर्कवाक्य लिखा, कुछ पागल बच्चे हैं, और इससे कुछ निष्कर्ष निकालने का काम किया और लिख दिया कुछ बच्चे विद्यार्थी हैं। बस आराम से समझते जाइएगा, दिक्कत नहीं होगी। देखिए यह है पहला तर्कवाक्य, यह है दूसरा तर्कवाक्य। अब ये निष्कर्ष तो है, लेकिन ये भी अपने आप में क्या है, एक तर्कवाक्य है। तो हमारे पास यहां 3 तर्कवाक्य हैं, ठीक। लेकिन एक बात समझिए, जो ऊपर मैंने दोनों लिखे हैं, सभी विद्यार्थी पागल हैं, कुछ पागल बच्चे हैं। अब नीचे जो लिखे, ये जो दोनों ऊपर वाले हैं और ये नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या, निष्कर्ष। ये तो आपको अपने आप समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है, निष्कर्ष है। ऊपर के जो दोनों हैं वो क्या कहलाते हैं, आधार वाक्य। इन्हीं दोनों वाक्यों से हमने ये निष्कर्ष प्राप्त किया, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, आधार वाक्य बोल रहे हैं। तो एक चीज समझिएगा, तर्कवाक्य या तर्कवाक्यों से, यानी कि एक भी तर्कवाक्य हो सकता है और एक से अधिक भी तर्कवाक्य हो सकता है। देखिए एक तर्कवाक्य या एक से अधिक तर्कवाक्यों से जब हम कुछ निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो ये पूरी संरचना, बात समझिएगा, ये पूरी संरचना मतलब आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालने तक की पूरी संरचना क्या कहलाती है, युक्ति कहलाती है। युक्ति का मतलब समझ में आया। एक या एक से अधिक तर्कवाक्यों से या आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है, मतलब 2 आधार वाक्य, एक आधार वाक्य और एक निष्कर्ष, चाहे एक आधार वाक्य और एक निष्कर्ष। तो देखो यहाँ पे 2 आधार वाक्य और एक निष्कर्ष, ये पूरा जो संरचना आपको दिख रही है यही क्या कहलाएगी, युक्ति कहलाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको थोड़ा सा आसान ढंग में बताएंगे, कारण क्या है कि बहुत से बच्चे फिलॉसफी तो लेते नहीं है सेकेंड ईयर में। फिलॉसफी नहीं लेने के कारण आपको थोड़ा सा लॉजिक में दिक्कत होती है। तो बेसिकली ऐसा समझिए, आधार वाक्य और निष्कर्षों का संयोजन क्या कहलाता है, युक्ति कहलाता है। देखो आधार वाक्यों और निष्कर्ष का संयोजन, युक्ति कैसे बनती है, तो बात समझना। अगर कोई पूछ रहा है युक्ति कैसे बन रही है, तो देखो आधार वाक्य एक हो सकता है, 2 हो सकता है, उससे भी अधिक हो सकता है। आधार वाक्य और निष्कर्ष, इसका जो संयोजन है वही क्या कहलाता है, युक्ति कहलाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युक्ति क्या है, आधार वाक्य और निष्कर्ष से मिलकर के क्या बनती है, एक युक्ति बनती है। एक बात यही तैयार कर लो, युक्तियां सत्य असत्य नहीं होती, युक्तियां सदैव क्या होती हैं, वैध अवैध होती हैं। युक्तियां कैसी होती हैं, अगर हम सही निष्कर्ष पा रहे हैं तो युक्ति वैध है, अगर हम गलत निष्कर्ष पा रहे हैं तो युक्ति अवैध है। युक्तियां सदैव वैध अवैध होती हैं, न कि सत्य असत्य। युक्तियां सदैव क्या होती हैं, वैध अवैध होती हैं, न कि सत्य असत्य। यूजीसी अगर आपसे पूछ लेगा तो तुरंत बता देना, युक्तियां केवल वैध अवैध होती हैं, सत्य असत्य नहीं होती हैं। सत्यता असत्यता जो गुण है वो किसका है, तर्कवाक्यों का गुण होता है। किसका गुण होता है, तर्कवाक्यों का। तो 2 बातें यहां से एकदम क्लियर तैयार कर लो। शुभ संध्या। पहली बात, युक्तियां वास्तव में क्या है, आधार वाक्य और निष्कर्ष का संयोजन होती हैं। ठीक है, जिस भी वाक्य में आधार वाक्य और निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाती है, युक्ति कहलाती है। युक्तियां क्या हो सकती हैं, वैध या अवैध हो सकती हैं। और तर्कवाक्य क्या हो सकते हैं, सत्य या असत्य हो सकते हैं। तो एक बात समझना, युक्ति को याद कर लीजिए हमेशा किससे, वैध अवैध से। युक्तियां क्योंकि वैध अवैध होती हैं। और तर्कवाक्य कैसे होंगे, सत्य असत्य। ये चीज आपको तैयार कर लेनी है, तो आपको युक्ति और तर्कवाक्य के बीच अंतर समझ में आएगा। युक्ति को ही तर्क बोलते हैं, ठीक है, युक्ति को ही हम क्या बोल सकते हैं, तर्क। और तर्कवाक्य के बहुत से नाम हैं, जैसे प्रतिज्ञप्ति, आधार वाक्य,
तर्क वाक्य, न्याय वाक्य। बात समझ में आई? देखो नाम अगर सीख लोगे तो समस्या ही नहीं रहेगी। जैसे तर्क वाक्य को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, नाम पता होना भी बहुत जरूरी है। तर्क वाक्य को ही हम क्या बोल सकते हैं? न्याय वाक्य, भारतीय दृष्टिकोण है। इसके अलावा इसी को हम क्या बोलते हैं जब ये युक्ति दिखाता है? तो आधार वाक्य। इसके अतिरिक्त हम इसी को क्या बोल सकते हैं? प्रतिज्ञप्ति। बात समझ में आई? तर्क वाक्य को हम इन नामों से जान सकते हैं। ठीक, युक्ति के लिए बड़ा सिंपल सा नाम है, युक्ति को हम तर्क भी बोलते हैं। तो इतनी चीजें अगर आप जानते रहेंगे तो आपको बड़ी आसानी समझ में आएगा। तो आपने यहाँ दो बातें अच्छे से सीख ली होंगी। पहली बात, आधार वाक्य और निष्कर्षों का संयोजन ही क्या कहलाता है? युक्ति कहलाता है। युक्तियां सत्य असत्य नहीं होती बल्कि वैध अवैध होती हैं, और तर्क वाक्य वैध अवैध नहीं होते बल्कि सत्य असत्य होते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी जल्दी बताइए। अगर कोई समस्या ना हो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब ऐसी चीजें रहा करें तो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। बेसिक सीख लेंगे तो गलती नहीं होगी, कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको हम बताते हैं युक्तियों की पहचान। बहुत इजीली सीखिएगा युक्ति की पहचान। कि मान लो एग्जाम में आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है, पहचानिए। तो अगर ऐसा भी जब भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है, पहचानिए, तो वास्तव में कुछ करना नहीं होता, आपको उसमें विशेष सोचना नहीं पड़ेगा। सोचना इसलिए नहीं पड़ेगा, आप ऐसे शब्द ढूंढिए जो रिजल्ट बताते हो। अतः, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, अतएव आदि। बाकी वर्ड आप खुद जानते होंगे, कोई समस्या नहीं। युक्ति की पहचान अगर देखनी है, देखिए बाकी युक्ति आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपको युक्ति की पहचान पूछ रहा है तो बहुत मेहनत मत करिए, क्योंकि देखिए युक्ति कैसे बनी है? दो आधार वाक्य, नंबर 1, नंबर 2, और ये एक नीचे क्या मिलता है? निष्कर्ष। युक्ति तो इसी से बनी है। तो जो आधार वाक्य कुछ ना कुछ परिणाम बता रहे हैं, तो परिणाम बताने वाले तो यही सारे शब्द हो सकते हैं ना। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि युक्ति कौन सी है, कौन सी नहीं है। मैं आपको 4 स्टेटमेंट देता हूं, देखिए युक्ति पहचान पाते हैं कि नहीं। बस इन्हीं का प्रयोग करना है। देखिए, आज मंगलवार है, कल बुधवार होगा। आज मैं खेलने नहीं गया, परसों जाऊंगा, परसों जाऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, आज बारिश नहीं हुई क्योंकि वह रोया नहीं, वह रोया नहीं। आज भारत पाकिस्तान को हराएगा, हराएगा। 4 आपको मैंने स्टेटमेंट लिखे, आपको इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। मैंने बताया ना, परिणाम सूचक जब भी शब्द आएंगे, अतः, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, अतएव, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए, समझ लेना कि वो युक्ति का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो एक ही जगह मैंने परिणाम सूचक शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि, और ध्यान दोगे तो तीसरा वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि यही क्या है? युक्ति है। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आप लोग युक्ति की पहचान सीख चुके हैं, युक्ति और तर्क वाक्य में अंतर जान चुके हैं, और साथ में कौन सा वैध होता है, कौन सा अवैध होता है, ये जान चुके हैं। इसके पश्चात मैं आपको तर्क वाक्यों के प्रकार ही बता देता हूं। युक्तियों के प्रकार मैंने पहले ही पढ़ा दिए, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति। ठीक है, हाँ, तीसरे नंबर की युक्ति होगी। अब आप लोग को मैं तर्क वाक्यों के यहाँ प्रकार बताता हूँ। बहुत सिंपल सा होता है, देखो, बस आराम से पढ़ते जाओगे तो ये तुरंत समझ में आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। तर्क वाक्य के प्रकार, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तर्क वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी। देखो, पहला तर्क वाक्य हम कह सकते हैं सोपाधिक। सोपाधिक, सोपाधिक मतलब कंडीशनल, कंडीशनल मतलब शर्त के साथ। ऐसा सोपाधिक तर्क वाक्य,
कंडीशनल होता है, इसका मतलब है कंडीशनल। दूसरा होता है निरुपाधिक तर्कवाक्य। पूरा लॉजिक आप लोग को निरुपाधिक तर्कवाक्य पे ही पढ़ना है, AEIO पे ही पढ़ना है। निरुपाधिक तर्कवाक्य मतलब नॉन कंडीशनल तर्कवाक्य है ये, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। और तीसरा होता है वैकल्पिक। बहुत सिंपल सा, इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो तीनों के बारे में बता देते हैं होता क्या है। देखो, सोपाधिक मतलब ऐसा तर्कवाक्य जो क्या है, शर्त के साथ हो, कोई ना कोई क्या जुड़ी होगी, कंडीशन। आप लोगों ने हिंदी में मिश्र वाक्य पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वास्तव में सोपाधिक तर्कवाक्य होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल देते ही समझ जाओगे। यदि पढ़े होते तो पास हो जाते, यदि पढ़े होते तो पास हो जाते, बड़ी सिंपल सी बात है। कंडीशन जुड़ गई ना, यदि पढ़े होते, बात समझिएगा। कंडीशन जब भी जुड़ जाए तो कोई कार्य होगा या नहीं होगा, इसी को बोलते हैं सोपाधिक तर्कवाक्य। ये किससे बनता है, इसकी पहचान देखो। इसकी पहचान होती है, ये इसका फॉर्मेशन किससे होता है, यदि तो वाले वाक्यों से होता है। सोपाधिक तर्कवाक्य को पहचानने का सबसे सामान्य तरीका यदि और तो से बनेगा और एक पे दूसरा आश्रित होगा। यदि बाल दल काले होंगे तो बरसात होगी, यदि पढ़ोगे तो पास होगे, यदि नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। इस तरह के कंडीशनल तर्कवाक्य क्या कहलाते हैं, सोपाधिक। निरुपाधिक, इसमें कोई शर्त नहीं होती। ये मतलब कैसा होता है, बिना शर्त का। बिना शर्त का मैंने आप लोग को बताया कि जो AEIO है, 4 तर्कवाक्य आपको पढ़ने हैं, वो क्या कहलाते हैं, निरुपाधिक कहलाते हैं। मतलब A, E, I और O, ये 4 तर्कवाक्य। A का मतलब सभी, E का मतलब कोई नहीं, I का मतलब कुछ और O का मतलब कुछ नहीं। यही 4 तर्कवाक्य। देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं जुड़ी है। सभी मूर्ख पागल हैं, बिना किसी कंडीशन के साथ सभी को पागल बोला गया। कोई मूर्ख पागल नहीं है, बिना किसी कंडीशन के साथ सबको बोला गया कि पागल नहीं है। मतलब यहाँ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी होती है, बस मात्रा के साथ दिखाते हैं अथवा नहीं है, ठीक है। और अंतिम तर्कवाक्य वैकल्पिक है, यानी ये किसके साथ होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। एग्जाम्पल देखते ही समझ जाओगे। या तो पढ़ो या तो सो जाओ। देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। या तो पढ़ो या तो सो जाओ, तुम्हें क्या मिल रहा है, विकल्प मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैकल्पिक तर्कवाक्य। तो आज आपने देखा तर्कवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है सोपाधिक, जिसमें शर्त जुड़ी होगी, बनेगा कैसे, यदि और तो से। दूसरा होता है निरुपाधिक, जिसमें कोई शर्त नहीं जुड़ी होगी, AEIO मतलब सभी, कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं। और एक होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक कहने का तात्पर्य है इसमें कोई विकल्प जुड़ा होगा, या तो से बनता है ये। इसके पहचान के लिए या और या तो इसी से बना होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहाँ तक अगर ना समझ में आया हो तो। नहीं तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहाँ तक कोई समस्या ना हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर ये समझने लगोगे तब तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी। कोई समस्या, चलो उम्मीद करते नहीं होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेते रहना, देखते रहना। अब आपको जो अगला टॉपिक है, जो आप लोग के लिए एकदम नया है, परिभाषा की परिभाषा और प्रकार। मतलब परिभाषा होती क्या है और वो कितने प्रकार की होती है, लॉजिक आपको ये भी पढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई और विषय आपको परिभाषा की परिभाषा पढ़ाता ही नहीं है। लॉजिक आपको परिभाषा की परिभाषा और उसके प्रकारों को भी पढ़ाता है। तो लॉजिक अपने आप में एकदम अलग ही विषय है। चलिए इस पे देखते हैं क्या कराता है। देखो अच्छा, इसको समझने के लिए ये तो पता है कि डिफिनीशन बचपन से जानते हो कि डिफिनीशन, फॉर्म कब तक भरा जाएगा कोई बताएगा। देखो फॉर्म, पहली बात तो नवंबर दिसंबर के करीब पेपर होगा। एक चीज़ समझिए,
नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट तक पेपर होने की संभावना होती है। तो फॉर्म उसके ठीक कम से कम 30 दिन पहले तक आ जाएगा, भरा लिया जाएगा। यानी कि अक्टूबर से या तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर से आपको फॉर्म वगैरह मिलने लगेंगे, अगर आना होगा तो। ठीक, चलिए अब वापस आते हैं। परिभाषा। तो परिभाषा आप लोगों ने जब भी, परिभाषा का मतलब क्या होता है ये आज ही जान लो, वैसे तो जानते ही हो। परिभाषा का एक बेसिक सा मतलब होता है किसी शब्द को सुव्यवस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द को जब आप सुव्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, कोई अर्थ प्रदान करते हैं, कोई संकेत प्रदान करते हैं, या ऐसा समझिए कि शब्द को सुव्यवस्थित को की जगह का कर देते हैं, अपने आप समझ में आएगा। देखो, किसी शब्द का सुव्यवस्थित अर्थ स्पष्ट करना परिभाषा कहलाता है। बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी शब्द का सुस्पष्ट अर्थ व्यक्त करना या उसके अर्थ को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, परिभाषा। तो अब ये परिभाषा तो ऐसी ही होती है। अब परिभाषा में दो चीजें होती हैं, परिभाषा में दो चीजें होती हैं। जैसे परिभाषा है ना, तो इसी का एक पार्ट होगा क्या, परिभाषक, और एक होगा परिभाष्य। दो वर्ड है। जैसे बचपन में आप लोगों ने वो सुना होगा, जब आप भाग देते थे, भाजक भागफल, सुने होगे ना, भाजक भागफल। इसी तरह परिभाषक परिभाष्य, दो चीजें होती हैं। परिभाषा के अगर कोई पूछेगा कितने अंग हैं, तो हमेशा याद करके बता देना, दो अंग होते हैं, एक होता है परिभाष्य और दूसरा होता है परिभाषक। ठीक है। परिभाष्य वो वर्ड जिसकी परिभाषा तुम्हें बतानी, जैसे मान लो गाय, ये परिभाष्य हो गया। परिभाषक वो वर्ड जो बताएगा गाय 4 पैरों वाला पशु है, जिसे हिंदू संस्कृति में माता का स्थान प्राप्त है। तो ध्यान देखो, परिभाष्य वो होता है जिसकी हमें परिभाषा बतानी, परिभाषक वो होता है जो उसके बारे में कुछ कहा गया है। तो दोनों वर्ड समझ जाओ। परिभाषक वो पद है, टर्म है, और परिभाषक जो कुछ भी कहा जाएगा उस बारे में, जो कुछ भी कहा जाए, पद के बारे में जो कुछ भी कहोगे वही परिभाषक होगा, और जिस पद के बारे में कह रहे हो वही परिभाष्य होगा। यहां तक कोई समस्या है किसी बच्चे को? और परिभाषा की यहां परिभाषा क्या होती है, बड़ी सिंपल सी बात है, सुव्यवस्थित अर्थ को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, परिभाषा कहलाता है। तो अब हमको परिभाषा के प्रकार पे चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात, परिभाषा बनाते क्यों हैं वो भी देखो। हम परिभाषा क्यों बनाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मतलब परिभाषा बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। परिभाषा बनाने का उद्देश्य ये जानते रहोगे तो अपने आप प्रकार भी जान लोगे, क्योंकि जितने उद्देश्य होंगे उतने ही प्रकार होंगे। परिभाषा बनाने का उद्देश्य, परिभाषा बनाने के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, हम 3, 4, 5 के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो प्रमुख होंगे उन्हीं से परिभाषा के प्रकार भी अपने आप स्वयं बनने लगेंगे। तो परिभाषा बनाने का सबसे पहला उद्देश्य होता है, देखो बता इसलिए दे रहे हैं कि यूजीसी आपके साथ कुछ भी कर सकती है, सिलेबस में लिखा हुआ है तो वो आपसे ये भी पूछ सकती है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो शब्द भंडार में बढ़ोतरी, वृद्धि। बात समझिए, परिभाषा बनाने से ऑटोमेटिक एक काम तो पक्का होता होगा ना, आपकी जो शब्द संपदा है उसमें क्या हो जाती होगी, वृद्धि अवश्य हो जाती होगी। इसमें तो किसी बच्चे को कोई समस्या होगी नहीं। दूसरी बात, परिभाषा बनाने का एक और चीज होती है, जहां भी डाउट है वो डाउट खत्म हो जाएगा। मतलब संदिग्धता का निवारण। परिभाषा आपको एक चीज तो पक्का दे देती है ना, संदिग्धता का आपके लिए निवारण हो जाता है। परिभाषक को पुनः स्पष्ट करें। अच्छा, एक मिनट, चलिए बता दे रहे हैं, देखिए यही बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। परिभाष्य देखो, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक चीज समझिए, एग्जाम्पल से तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में आप क्या बताते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति।
घिरी आकृति। देखिए ये जो शब्द है इसको हम बोलेंगे परिभाष्य। ठीक है, और ये जो पूरा मैंने उसके बारे में बताया अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ये क्या होगा? परिभाषक। अब क्लियर हो गया? देख लीजिए आराम से। अब कोई समस्या किसी बच्चे को? आराम से देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो अब आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम उद्देश्य बता सकते हैं। जहां भी कहीं संदेह हुआ करे पूछ लिया कीजिए, क्योंकि लॉजिक जो है कहीं संदेह बच जाएगा तो वो एग्जाम में दिक्कत करेगा, प्रश्नों के साथ दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, शब्द भंडार में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा, ये संदिग्धता का निवारण कर सकता है, इसका दूसरा उद्देश्य। और भी इसके उद्देश्य बन सकते हैं, सोच के बताओ। अगर हम कहें, अभी आपको मैंने परिभाषा लिखाई थी तो एक चीज बताया था, एक काम करने के लिए होता है अर्थ स्पष्ट करना। तो परिभाषा बनाने का तीसरा उद्देश्य क्या होता है? अर्थ को स्पष्ट कर देना। या फिर हम थोड़ा और आगे लेवल बढ़ाएं तो सैद्धांतिक व्याख्या देने के लिए भी परिभाषाएं बनाई जाती है ना। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सैद्धांतिक व्याख्या देने के लिए बनी हुई परिभाषा है। और एक और चीज के लिए परिभाषा बनाई जाती है, प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। तो एक चीज देखिए, ये 5 मुख्य उद्देश्य है परिभाषा बनाने के। इन्हीं 5 उद्देश्यों के आधार पर 5 तरह की परिभाषाएं बनाई जाती हैं। चलिए, ये परिभाषा के मूल उद्देश्य हैं। अब मैं परिभाषाओं के प्रकार बताता हूं आपको आराम से। शब्द भंडार में बढ़ोतरी करते 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 हम बनाते हैं जो होती है, शब्द भंडार में बढ़ोतरी करते करते जो परिभाषाएं मार्केट में बनती जाती हैं, उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक या स्वनिर्मित। ऐच्छिक या स्वनिर्मित परिभाषाएं। मतलब मैंने इच्छा से किसी को, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, उसका नाम पंकज है, लेकिन आपने प्यार से बुलाने के लिए उसको पिंकू नाम दे दिया, तो ये एक नया वर्ड मिल गया, और नया वर्ड मिल गया पिंकू, तो बन गया। ये क्या है? हमारी ऐच्छिक परिभाषा हो गई। ठीक, संदिग्धता के निवारण के लिए हम बनाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको कहीं डाउट हो जाए, मान लीजिए किसी परिभाषा में डाउट हो जाए, तो आप क्या खोल करके परिभाषा चेक करते हैं? कोई किताब का प्रमाण देखते ही आप मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कांता प्रसाद गुरु में कुछ दिया हुआ है, वहां पे आपने देख लिया तो आप मान लेंगे ना वो बात सही है। तो वास्तव में किताबों का प्रमाण लेते हैं। संदिग्धता दूर करने के लिए जो परिभाषाएं होती हैं वो क्या हैं? कोशीय परिभाषा, लेक्सिकल परिभाषा, लेक्सिकल। अर्थ स्पष्ट करने के लिए बनती है जो परिभाषा, उसको बोलते हैं निश्चायक परिभाषा। निश्चायक परिभाषा। सिद्धांतों की व्याख्या करने वाली परिभाषा को हम बोलते हैं सैद्धांतिक परिभाषा। सैद्धांतिक परिभाषा। और प्रेरणा प्रदान करने वाली परिभाषा को हम बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए, इसको बोल सकते हैं प्रेरक परिभाषा। तो आपने देखा यहां परिभाषा 5 प्रकार की बनती है अपने अपने उद्देश्यों के आधार पर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक है ऐच्छिक या स्वनिर्मित परिभाषा, दूसरी है कोशीय परिभाषा, तीसरी है निश्चायक परिभाषा, चौथी है सैद्धांतिक, और 5वीं है प्रेरक परिभाषा। ठीक है, तो यही 5 प्रकार की आपकी क्या होती हैं? परिभाषाएं होती है। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? इसके बाद हमें एक एक करके इन परिभाषा के विषय में चर्चा करनी होगी। बहुत सिंपल सा है, कैसे होता है वो समझ जाओगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो अब परिभाषाओं के इन प्रकारों पे हम चर्चा करते हैं। एक एक करके आप पढ़ते जाइए इसको। पहले मैंने कहा कि ऐच्छिक या स्वनिर्मित परिभाषा। ऐच्छिक का मतलब मेरी इच्छा से, इसी को आप बोल क्या सकते हैं? स्वनिर्मित।
होता क्या है, बड़ी सिंपल सी बात समझिएगा। ऐच्छिक परिभाषाएं ऐसी परिभाषाएं हैं किसी नए प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग करना। मतलब जो चीज पहले कभी नहीं थी वैसा कोई नया टर्म ला करके मैंने प्रयोग कर दिया, उसकी परिभाषा बन गई, तो ये क्या कहलाएगी? ऐच्छिक या स्वनिर्मित परिभाषा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि घर में पंकज नाम का लड़का है, मुझे अचानक से अच्छा लगा, मैंने पिंकू नाम दे दिया, तो ये पिंकू नाम देना ही क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी ऐच्छिक परिभाषाएं। ऐच्छिक परिभाषा की जो यूजीसी विशेषता पूछेगी एग्जाम की दृष्टि के लिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझना कि यूजीसी इसमें से प्रश्न क्या पूछती है। इसकी परिभाषा तो मैंने आपको समझा दी। जब भी आप किसी नए प्रतीक या नए चिन्ह को पहली बार प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगी? ऐच्छिक परिभाषा। लेकिन इससे जो यूजीसी पूछने वाली बात करती है उसके ऊपर ध्यान देना, तुमने अपने मन के अनुसार प्रयोग किया है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अच्छा एग्जाम्पल छोड़ो, ये परिभाषाएं न तो सत्य होती हैं, यही चीज यूजीसी पूछती है, इसको एग्जैक्टली याद कर लो। ये परिभाषाएं न तो सत्य होती हैं न ही असत्य। बात समझना, ये परिभाषाएं न तो सत्य होती हैं न ही असत्य। कारण ये है कि एक चीज बताओ, मेले में तुम जा रहे हो, तुम्हारे आगे वो पिंकू जा रहा है, तुमने पिंकू को बुलाया, पिंकू सुन लेगा, बाकी किसी को नहीं समझ में आएगा ना कि किसको बुलाया गया। अब मान लो उस मेले में पिंकू गया ही नहीं, तो तुम पिंकू पिंकू कितना भी चिल्ला लोगे कोई नहीं सुनेगा। मतलब ये परिभाषाएं न तो सत्य है न ही असत्य है। क्लियर? ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लेना। ऐच्छिक या स्वनिर्मित परिभाषाएं न तो सत्य होती हैं न ही असत्य होती है। दूसरी बात, ऐच्छिक के बाद आती है कोशीय परिभाषा। कोशीय परिभाषा का मतलब होता है ऐसी परिभाषाएं जो किसी न किसी डिक्शनरी या कोश में हो। आप लोग जानते होंगे किसी किताब, डिक्शनरी या कोश में जो परिभाषाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोशीय परिभाषाएं। मतलब कहीं ना कहीं होंगी। ये बनाने क्यों पड़ी? ये इसलिए आपको बनानी पड़ जाती है, ये कहने का मतलब है कोश में किस शब्द, जैसे मान लो मैंने एक चीज देखिएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, भीम। ये कैरेक्टर आप सबने सुना, महाभारत का है। इनका एक नाम है वृकोदर। अब ये नाम पहली बार किसी ने देखा होगा कि भीम बहुत ज्यादा खाते हैं, इनका पेट बहुत बड़ा है, तो किसी ने इनको नाम दे दिया होगा वृकोदर। लेकिन ये नाम इतना प्रचलित होता चला गया कि आज आप डिक्शनरी खोलेंगे, अपना शब्दकोश खोलेंगे तो उसमें वृकोदर दिया होगा कि ये भीम का नाम है। तो एक बात समझिएगा, जब कोई ऐच्छिक परिभाषा इतनी प्रचलित हो जाए कि उसको हम डिक्शनरी में स्थान दे दें, मतलब किसी कोश में स्थान दे दें, तो वो क्या कहलाती है? कोशीय परिभाषा कहलाती है। तो कोशीय परिभाषा किससे संबंधित है? प्रचलित शब्दों से। प्रचलित शब्द प्रायः रूढ़ हो जाते हैं। जैसे रावण का नाम छोड़ करके आप दशानन नाम ज्यादा जानते हैं कि दशानन नाम आप जब भी जाएंगे डिक्शनरी में लिखा होगा 10 सिरों वाला अर्थात रावण। तो वास्तव में ये कैसी परिभाषा है? कोशीय। ठीक। अब कोशीय परिभाषा जो मेनली होती है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। कोशीय परिभाषा को आप वास्तविक प्रयोग के अनुसार, अब देखो यूजीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है उसको तैयार करो। ये परिभाषाएं क्या होती हैं? वास्तविक प्रयोग के अनुसार सत्य या असत्य होती हैं। ये टर्म जरूर दिमाग में रखना, अगर ये टर्म समझ गए तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा परिभाषा का। पहली वाली जो ऐच्छिक परिभाषा थी, न तो सत्य थी न ही असत्य थी, ठीक है। और दूसरा कोशी परिभाषा सत्य या असत्य, किस प्रयोग के अनुसार? वास्तविक प्रयोग के अनुसार। क्लियर हो गया यहां पे? चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरी परिभाषा के ऊपर। यहां तक कोई किसी बच्चे को कोई समस्या थी? मैंने आप लोग को ऐच्छिक और कोशी दोनों बताया।
बहुत अच्छी बात है, नमस्ते, क्लास ज्वाइन किए, कुछ पढ़ ही लेना। चलिए देखिए तीसरा, अभी तक जो परिभाषाएं बताएं, किसी बच्चे को कोई संदेह हो तो पूछ लो, नहीं अगली परिभाषा निश्चायक पढ़ाएं जल्दी जल्दी। अरे ढेर सारा एक साथ, ऐसे ही आशीर्वाद है, ठीक है। जल्दी जल्दी देख के इतना बता दो कि किसको न समझ में आया हो तो बता दो, नहीं तो फिर हम निश्चायक पे आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी ठीक ठाक है, बिल्कुल एकदम। और आप सभी भी कुशल मंगल रहिए, त्योहार मनाते रहिए, घर पे रहिए, छुट्टी उट्टी लेते रहिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देख के बता दो, किसी बच्चे को यहाँ पे ऐच्छिक या कोशी में कोई समस्या हो, संदेह हो तो पूछ लो, अगर नहीं हो तो हम निश्चायक पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी देखिए। तो अभी तक लग रहा है संदेह नहीं है। अब एक चीज सोचो, छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं, कहानी के माध्यम से एक चीज सीखना मैं पूछूंगा, जो ध्यान से सुनना। मान लो एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन गया, उसने कहा एफआईआर लिखानी है, तो एफआईआर लिखने वाला एक बात तो पूछेगा, भैया किसके खिलाफ लिखवानी है। तो अब एक अच्छी स्टोरी सुनाता है, कहता है रात को नरसिंह आया। यहां नरसिंह का तात्पर्य आधा शेर आधा मानव से है, आधा शेर आधा मानव से है। अच्छा छोड़ो, नरसिंह हटा देते हैं, मैं कुछ और लेके आता हूं, ठीक है। वो बोलता है कि रात को यूनिकॉर्न आया, रात को यूनिकॉर्न आया, ठीक है। रात को यूनिकॉर्न आया और मेरे भाई को मार डाला। ध्यान से समझिएगा, कितने बच्चे नहीं जानते यूनिकॉर्न क्या होता है, पहले ही बता दो। अगर नहीं जानते तो हम मतलब बता दे, नहीं तो फिर इस स्टोरी का मजा ही खत्म हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है, एफआईआर लिखाने के लिए कहता है। एफआईआर लिखने वाला एक बात बोलता, पूछता है क्या हुआ, तो बोलता है रात को यूनिकॉर्न आया और मेरे भाई को मार डाला, ठीक है। यूनिकॉर्न क्या होता है देख लो। प्राचीन यूनान या ग्रीस में, ग्रीस और यूनान का नाम सुने होगे ना, नहीं सुने हो तो प्राचीन यूरोप में समझ लेना। प्राचीन यूरोप वगैरह में एक घोड़े की कल्पना की गई थी, एक घोड़ा जिसकी एक सींग होती थी और वो उड़ता था, और वो उड़ता था, उसको ही बोलते थे यूनिकॉर्न, ठीक है। चलिए ठीक है, यूनिकॉर्न का मतलब समझ गए। प्राचीन यूनान और ग्रीस या यूरोप में एक ऐसा घोड़ा पाया जाता था जिसकी एक सींग होती थी और वो उड़ता था। अब ये मिथक है एक प्रकार का। तो एक चीज सोचो, वो व्यक्ति मान लो बहरहाल वो चला गया पुलिस स्टेशन, उसने एफआईआर लिखा दी, रात को यूनिकॉर्न आया और मेरे भाई को मार डाला, केस रजिस्टर्ड हो गया, केस फाइल हो गया। अब ये जो केस फाइल हो गया जज के सामने जाएगा, तो क्या जज कोई फैसला सुना सकता है या सजा दे सकता है? देखो अगर कोशीय परिभाषा को ही सत्य मान लें, बात समझना, कोशीय परिभाषा को हम सत्य मान लें, मैंने इसीलिए पहले वाले लाइन में एक बात बोली थी, वास्तविक प्रयोग के अनुसार सत्य असत्य होनी चाहिए। तो यूनिकॉर्न आप किसी भी डिक्शनरी में उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा एक ऐसा घोड़ा जिसकी सींग होती थी, उड़ता था। अगर इस बात को हम केवल किताब पढ़ के ही सत्य मान लें, तब तो हमें वो घोड़ा ढूंढ करके सजा देनी पड़ेगी। लेकिन जब जज के पास तुम जाओगे तो जज कहेगा कि कोश में जरूर इस घोड़े का नाम है, लेकिन वास्तविक प्रयोग के अनुसार ये घोड़े का नाम या कर्म क्या है, अवास्तविक है, गलत है, मतलब कि ये है ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं, बस ये एक मिथक है, एक मिथ है, इसलिए कहेगा आपका केस हम रद्द करते हैं। ये बात समझ में आई? निश्चायक परिभाषा करती क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे यूनिकॉर्न का नाम आपको कोश में तो मिल गया, तो क्या उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? जज कहेगा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि ये वास्तविक जीवन में तो होता ही नहीं है, ये एक मिथक है, एक कल्पना है जो होगी नहीं, आपने जबरदस्ती झूठा केस किया है।
तो यहीं पे बात समझना, निश्चायक परिभाषा वो परिभाषा होती है, निश्चायक परिभाषा वो परिभाषा होती है जो ऐच्छिक परिभाषा और कोशी परिभाषाओं की के अर्थ को स्पष्ट करती है। निश्चायक परिभाषा कैसी परिभाषा है? ऐच्छिक कोशीय परिभाषाओं का अर्थ स्पष्ट करती है। कहने का अर्थ यह है, ये शब्दों की व्याख्या करती है, शब्दों की व्याख्या करती है कि शब्द वास्तविक रूप से सत्य हैं कि नहीं है, शब्दों का प्रयोजन क्या है। निश्चायक परिभाषा वास्तव में ये डिसाइड करने के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, निश्चायक परिभाषा किसी भी पद के अर्थ को सुस्पष्ट करने का कार्य करती है। अब इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि हर शब्द वास्तविक जीवन में हो ही, बहुत से ऐसे शब्द या पद हैं जो वास्तविक रूप से सत्य नहीं है, हमारी कल्पना या मिथक में हमारे साथ चलते हैं। तो ये निश्चायक परिभाषा क्या करती है? किसी भी शब्द की व्याख्या करने का, अर्थ स्पष्ट करने का कार्य करती है, अर्थ स्पष्ट करने का कार्य करती है। अगर गलती से आपसे यूजीसी पूछ ले न्यायालय में किस प्रकार की परिभाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा ध्यान देना, न्यायालय में हर शब्द की पुनर्व्याख्या की जाती है, अर्थात निश्चायक परिभाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है। वेस्टर्न लॉजिक किस यूनिट में है? आप लोग के 10 यूनिट चलते हैं नेट जेआरएफ में, नेट जेआरएफ के 10 यूनिट में जो 6 यूनिट है उसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ही वेस्टर्न लॉजिक आता है। क्लियर? छठी यूनिट जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उसमें आपका आता है वेस्टर्न लॉजिक। उसमें आपके सिलेबस में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार सिलेबस को पढ़ के देखिएगा। क्लियर हो गया निश्चायक परिभाषा तक? अब निश्चायक परिभाषा सत्यता असत्यता की दृष्टि से नहीं देखी जाती। यूजीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, ये किस दृष्टि से देखी जाती हैं, तो इसको ध्यान से देखना कि ये सत्यता असत्यता की दृष्टि के बजाय हम ये प्रयोग करते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कोई चीज सुविधाजनक है कि असुविधा। ये किस दृष्टि से देखी जाती है? सुविधा या असुविधा की दृष्टि से। निश्चायक परिभाषा सत्य असत्य की दृष्टि से नहीं देखी जाती, बल्कि प्रयोग के अनुसार सुविधा या असुविधा की दृष्टि से देखी जाती है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब हम आते हैं अगले सैद्धांतिक परिभाषा की तरफ। ये तो तुरंत समझ में आएगा, इसका नाम ही इतना आसान है कि आप तुरंत कर लेंगे। सैद्धांतिक परिभाषा, एक बात तो तुम्हें एकदम तय होगी ना, सिद्धांत बनते बिगड़ते रहते हैं, सिद्धांतों का खंडन मंडन होता रहता है। ये बात क्लियर है ना? सैद्धांतिक परिभाषा का मतलब किसी सिद्धांत की व्याख्या करने वाली परिभाषा। ये तो एकदम क्लियर होगा। ये क्या करती है? किसी सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करती है। अब बात यह है कि इसकी विशेषता क्या है, तो ध्यान देना, सैद्धांतिक परिभाषाएं तो सिद्धांत बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी कि ये परिभाषाएं हमेशा क्या होंगी भाई? मुझसे पहले किसी ने सिद्धांत दिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको तोड़ करके नया सिद्धांत दे दिया, फिर मेरा सिद्धांत किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई और तोड़ करके उसके आगे बढ़ जाएगा। तो सैद्धांतिक परिभाषाएं प्रायः क्या होती हैं? विवादास्पद होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं? सिद्धांतों की व्याख्या करने का कार्य करती हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? और आज की अंतिम परिभाषा प्रेरक परिभाषा। इसके लिए कुछ नहीं तैयार करना, प्रेरणा प्रदान करने वाली परिभाषाएं प्रेरक होती हैं, यानी आपके मनोभावों को प्रभावित करने वाली परिभाषा है, आपके मनोभावों को प्रभावित करने वाली परिभाषा। करने वाली परिभाषाएं, जैसे जो संत महात्मा प्रवचनकर्ता कथाकार इत्यादि प्रयोग करते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर, वो परिभाषा किस प्रकार की होती है? प्रेरक। क्लियर हो गया? पांचों परिभाषाओं में से किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, देख लीजिए एक बार, कहीं किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसके बाद हम आपको आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देख के बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अगर समस्या ना हो तो हम फिर आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी सारे बच्चे देख लीजिए।
और देखने के साथ ही जो बच्चों को लॉजिक में दिक्कत होती है उनको बता दीजिएगा, आराम से इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो वेस्टर्न लॉजिक के जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, देखो लॉजिक के 5 ही क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, एक यूनिट से 5 ही बनेंगे। इंडियन लॉजिक मैंने पढ़ा दिया है, देख लेना 3 क्लास में, और आज मैं वेस्टर्न लॉजिक एक ही क्लास में पढ़ा दे रहा हूँ। तो जिन बच्चों को नहीं आता उनको ही बता देना, आराम से कर लेंगे। 5 में से 4 तो आप क्लियरली कर लेंगे, 5वां खुद के विवेक पे कट डालेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ लो, नहीं तो थोड़ा फिर आगे बढ़े। जल्दी जल्दी देख के बताइए, किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी जल्दी देखो। चलो, अभी तक कोई समस्या नहीं बता रहा है, मतलब शायद समस्या ना हो, बेहतर है। एक बार अपना पीछे भी जा करके देख लो, मैं पीछे से कर देता हूं। यहां ऐच्छिक परिभाषा है, ऐच्छिक परिभाषा कोसी परिभाषा में देख लो, कोई समस्या हो तो आराम से देख लेना। नेक्स्ट, निश्चायक परिभाषा में देख लो। चलो, उसके बाद नेक्स्ट सैद्धांतिक और प्रेरक में, यही 5 परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं। अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना, नहीं तो अब हम आपको परिभाषा का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। परिभाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है कोनोटेशन, एक होता है डिनोटेशन, वस्तुअर्थक और गुणार्थक। ये दोनों प्रयोग भी समझा देंगे, बहुत सिंपल सा है। तो चलते हैं आगे हम परिभाषा के रूप के ऊपर। देखो, परिभाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है वस्तुअर्थक, एक होता है वस्तुअर्थक, एक होता है गुणार्थक। ठीक है, ठीक है। एक वस्तु का बोध करा रहा है, एक गुण का बोध करा रहा है। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो ये एक वस्तु का बोध कराएगा, एक गुणों का। तो वस्तु का बोध कराता है, उसे बोलते हैं डिनोटेशन, उसको बोलते हैं डिनोटेशन। और जो वस्तु गुण का बोध कराता है उसको बोलते हैं कोनोटेशन। इंग्लिश इसलिए याद कर लेना कि यूजीसी हिंदी में वस्तुअर्थक गुणार्थक ना देकर के डिनोटेशन कोनोटेशन शब्द का ही प्रयोग कर लेता है। आप अपना 21, 22, 23 के पेपरों को देखना, उसमें एक आध क्वेश्चन इनके मिल गए होंगे, और कुछ बच्चों को तो ही नहीं समझ में आता कि आया कहां से, बल्कि है बहुत सिंपल सा। आपको वस्तुअर्थक और गुणार्थक की बात करनी है। चलो, अब वस्तुअर्थक और गुणार्थक की बात करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं ये? तो एक चीज समझो, वस्तुअर्थक, वस्तुअर्थक कहने का मतलब होता है डिनोटेशन। डिनोटेशन वास्तव में आपको बताता क्या है? वस्तुअर्थक, अब एक चीज बताओ, यह है वस्तु को बताएगा, यह है गुण को बताएगा। गुण आंतरिक होते हैं, केंद्रित होते हैं, और वस्तु क्या होती है? हर जगह। जैसे मान लो कि मैं कपड़े की बात कर रहा हूं, कपड़ा एक वस्तु है, तो यह हर जगह आपको मिलेगी ना, फैली हुई, विस्तार में, क्षेत्र में। ठीक है। और गुण है जैसे ईमानदारी, वो मेरे अंदर होगा, यानी कि केंद्रित होगा। तो बस इतना भी समझ लोगे तो तुम वस्तुअर्थक गुणार्थकता समझ लोगे। ये होता है डिनोटेशन टाइप। डिनोटेशन कहने का मतलब है कि वस्तुअर्थकता जानी किस रूप से जाती है, तो समझना, वस्तु है तो ये क्या होगी? विस्तार होगी। इसका क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, या इसका क्षेत्र होगा, या ये क्या होगी? विषय होगा, आदि। बात समझना, यूजीसी आपसे प्रश्न पूछेगी, वस्तुअर्थकता किसी का क्षेत्रीय गुण न होकर के आंतरिक गुण है, तो कथन काट देना, क्योंकि वस्तुअर्थकता उसके क्षेत्र के विस्तार को बताता है, यानी क्षेत्रीय गुण है, विस्तारित गुण है और विषयी गुण है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह कोनोटेशन को समझना, गुण क्या होते हैं, गुण को समझ लो, गुणार्थकता क्या होती है। बस एक एक लाइन को भी समझ जाओगे तो कर ले जाओगे। यह आपका कोनोटेशन की बात कर रहा है, और कोनोटेशन में आपको ध्यान दीजिएगा, गुण क्या है? स्वभाव बताते हैं।
पदत्व बताते हैं। पदत्व का मतलब पद के अंदर जो स्थित है वो भावना, पद के अंदर जो है वो चीजें, उसको बोलते हैं पदत्व। इसके बाद ये वास्तव में डेप्थ बताते हैं, गहराई, डेप्थ की बात करते हैं। गुण आपके क्या हैं, डेप्थ को बताते हैं। तो इतनी बात अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हें एक भी कोनोटेशन डिनोटेशन के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी ही नहीं। बात समझिए। वस्तु जो बतानी है, वस्तुअर्थकता, वो क्या बताती है, विस्तार बताती है, क्षेत्र बताती है, विषय बताती है, किस विषय से जुड़ा है, किस क्षेत्र से जुड़ा है, कितना विस्तार है। और गुणार्थकता क्या बताती है, स्वभाव बताती है, पदत्व बताती है, पद की भावात्मकता बताती है, और गहराई यानी कि डेप्थ कितनी है ये बताने का प्रयास करती है। तो कोनोटेशन डिनोटेशन का आपने अंतर सीख लिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, जल्दी से देख के बता दो, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? अब इनके बीच बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, वो तैयार कर लोगे उससे भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है, देख लो आराम से। और एक और बात समझो, देखो इसी को समझा देते हैं। ये रहा श्याम और ये रहा उसका गुण ईमानदारी। बड़े आराम समझना, ये है श्याम और ये उसका गुण है ईमानदारी। एक चीज समझिएगा, श्याम कहने का मतलब है नाम, नाम कहने का मतलब वस्तुअर्थकता, गुण कहने का मतलब क्या होगा, गुणार्थकता। एक चीज समझिएगा, श्याम है तभी तो हम ईमानदारी को देख रहे हैं। बात समझिएगा, श्याम ये व्यक्ति है तभी तो हम इसकी ईमानदारी को देख रहे हैं, मतलब वस्तुअर्थक पे गुणार्थक आधारित होता है। बात समझ में आई, वस्तुअर्थक पे गुणार्थक आधारित होता है। अगर श्याम ना होता तो ईमानदारी की बात ना करते। क्लियर? श्याम है तभी ईमानदारी को देख रहे हैं, यानी वस्तुअर्थक पे गुणार्थक क्या होता है, आधारित होता है। एक और बात समझो, ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात यहीं बगल में बना के दिखाते हैं। और कुछ चीजें थोड़ी सी और अलग होती हैं, जैसे मैंने लिख दिया सत्य अहिंसा, तो आपको एक नाम याद आ गया, महात्मा गांधी, है ना। तो गुणार्थकता पे वस्तुअर्थकता भी आधारित होती है। तो दो बातें यहां समझ में आती हैं। पहला, वस्तुअर्थकता पर गुणार्थकता आश्रित होती है, आधारित होती है। उल्टा भी लिख सकते हैं, गुणार्थकता पर, बगल वाले डायग्राम को देख लो समझ में आ जाएगा, गुणार्थकता पर वस्तुअर्थकता आधारित होती है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? यहां तक कोई समस्या? श्याम है तो उसकी ईमानदारी के गुण के कारण, तो हम बोल दिए वस्तुअर्थकता पे गुणार्थकता आश्रित है। लेकिन सत्य अहिंसा नाम आते ही महात्मा गांधी याद आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुण पर वस्तुअर्थकता भी आधारित होती है। तो ये तो बातें समझ में आ गई। दोनों एक दूसरे पे अन्योनाश्रित हैं, वस्तु पर गुण आश्रित है, गुण पर वस्तु आश्रित है। सीधी सी तो बात है। जैसे आम मीठा है, ये उसका गुण है, ठीक है। खट्टा है तभी तो आप उसे नींबू कहते हैं, नहीं तो आप कुछ और कहते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, अन्योनाश्रित होते हैं। चलो अब यहां के बाद एक छोटी सी बात बतानी है, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। यहां पर मैंने लिख दिया वस्तुअर्थक और यहां पर मैंने लिख दिया गुणार्थक। प्लस का मतलब होता है वस्तुअर्थक जब बढ़ेगा तो गुणार्थक घटेगा, वस्तुअर्थक जब घटेगा तो गुणार्थक बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह गुणार्थक जब, चलो अच्छा हो तो क्या, वैसे चारों रिलेशन इसी से बन जाएंगे। देखो, वस्तुअर्थक बढ़ेगा तो गुणार्थक घटेगा, वस्तुअर्थक घटेगा तो गुणार्थक बढ़ेगा। समझ गए? क्लियर? मतलब दोनों एक साथ न तो बढ़ सकते हैं न तो दोनों एक साथ घट सकते हैं, बल्कि होगा क्या, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यही इनके बीच संबंध होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यूजीसी चारों ऑप्शन दे देगी, वस्तुअर्थक के बढ़ने पर गुणार्थक घटता है, वस्तुअर्थक के घटने पर गुणार्थक बढ़ता है, ऐसे प्रश्न वो दे देगी। तो आप आसानी से कर लेना। हमेशा ध्यान देना, एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा ही घटेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी जल्दी देख लो, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या?
देख के जल्दी जल्दी बताओ, या अगर कोई समस्या ना हो तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी जल्दी देख के बताइए। ठीक है, चलो अब ये चीजें हो गई। अब आपको जो चीजें बतानी है, ठीक, अब आप पढ़ेंगे निरुपाधिक तर्कवाक्य। हाँ, लॉजिक ऑटोमेटिक पूरा गणित होता ही है, और अच्छी बात क्या है, लॉजिक से सभी विषयों के रिलेशन है। चलिए अब आगे देखिए। अब आपको पढ़ना है निरुपाधिक तर्कवाक्य, जो आप लोग AEIO समझ नहीं आए, क्या चीज नहीं समझ में, जल्दी से बता दीजिए तो हम रिपीट कर दें। घटना बढ़ना, एक चीज समझिए, 2 सेकंड, कुछ करना नहीं है। देखिए ये रिलेशन क्यों बना होता है, एक चीज समझिएगा। जैसे एक बात समझिए, कोई व्यक्ति है, अगर वो एक ही है तो गुण क्या होंगे। अच्छा, ऐसे इसको हटा देते हैं, दूसरे रूप में समझिए। वस्तु अगर अधिक है तो उसमें गुण हमें कम ही तो मिलेगा। जैसे किसी वस्तु में गुण की हम बात करते हैं, अगर वो केवल एक ही होती तो हम उसे ज्यादा गुण कहते हैं ना। जैसे मान लो सभी लोग नेट JRF हो जाओगे तो नेट JRF की इंपॉर्टेंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बेसिक सी बात समझना, 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, कुछ बच्चे नेट JRF होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर देखो एक व्यक्ति है तो उसके गुण की क्या होगी, इंपॉर्टेंस होगी। ढेर सारे व्यक्तियों में वही गुण है तो उसके गुण की क्या होगी, इंपॉर्टेंस कम होगी। यही तो कहा जाएगा, देखो ये कम है मतलब माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये अधिक है तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यही चीज तो बना रहा है। वस्तुअर्थकता बढ़ेगी तो गुणार्थकता अपने आप घट जाएगी, और गुणार्थकता बढ़ेगी तो वस्तुअर्थकता अपने आप घट जाएगी। यही इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब हो जाएगा, देख लो आराम से, अब कर ले जाओगे। बस इतना याद कर लो एग्जाम के लिए, दोनों ना तो एक साथ बढ़ सकते हैं ना तो दोनों एक साथ घट सकते हैं। बाकी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं निरुपाधिक तर्कवाक्य पे। अभी तक आप लोगों ने ये बेसिक सी चीजें पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तर्कवाक्य में आपको निरुपाधिक तर्कवाक्य पढ़ना है, और मैंने अभी आपको तर्कवाक्यों का प्रकार भी बता दिया है, सोपाधिक, निरुपाधिक और वैकल्पिक। तो आगे देखते हैं तर्कवाक्य जो होते हैं। अब निरुपाधिक तर्कवाक्य को हम किस रूप में देखते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। चलो देखते हैं पहले। निरुपाधिक तर्कवाक्य को अगर हम बांटना चाहें तो 2-3 तरह से बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं वो समझो। पहले तो तुम ये समझो, तर्कवाक्य में 2 चीजें होती हैं। एक होता है परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, कोई चीज कितनी है। परिमाण मतलब मात्रा, कोई चीज कितनी है ना। दूसरी बात होती है गुण। यहां गुण का मतलब होता है अथवा नहीं है, मतलब सकारात्मक कि नकारात्मक। तो परिमाण भी 2 तरह के होते हैं। या तो हम कहेंगे कोई चीज पूरी की पूरी है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी को ही हम सामान्य या पूर्णव्यापी बोल सकते हैं, और सामान्य, या इसी को आप बोल सकते हैं पूर्णव्यापी। इंग्लिश में तो बेचारा एक ही नाम है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। और परिमाण में या तो पूरा पूरा होगा या तो थोड़ा थोड़ा होगा, अंशव्यापी। इसी को हम बोल सकते हैं, देखिए सर्वव्यापी, अंशव्यापी तो बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसको और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं।
इसी को आप विशेष या विशिष्ट बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा है ना तो अपने आप में क्या हो गया, विशेष या विशिष्ट। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं क्या, अंशव्यापी है तो विशेष है, विशेष है तो इसके अलावा और भी कुछ अस्तिवाचक बोल सकते हैं। चलिए इतना ही अभी तैयार कर लीजिए। सर्वव्यापी, अंशव्यापी ये परिमाण है। और गुण क्या होते हैं, गुण या तो सकारात्मक होते हैं या तो नकारात्मक होते हैं। ठीक है, या तो इन्हें अस्तिवाचक बोल सकते हैं, अस्ति का मतलब है और नास्ति का मतलब होता है नहीं है। यहां तक कोई समस्या? देखो, मात्राएं या तो हैं या तो मतलब पूरी हैं या तो कुछ हैं। गुण क्या हो सकते हैं अथवा नहीं है। इसी के आधार पर सारे तर्कवाक्यों का क्या होता है, बंटवारा किया जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें तो आपको इंग्लिश बतानी नहीं पड़ेगी। देखो आगे, अगर हम इसी आधार पर निरुपाधिक तर्कवाक्यों को बांटें, अगर रुक जाओ ऐसे बांट के दिखाते हैं। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं सर्वव्यापी, या तो कोई चीज सर्वव्यापी होगी या तो कोई चीज अंशव्यापी होगी। और साथ में क्या हो सकती है, या तो सकारात्मक होगी या तो नकारात्मक होगी। इतना ही तो बन सकता है। तो ध्यान से देखो स्टेटमेंट कैसे इसके बनते हैं, इसके वाक्य तैयार कैसे होते हैं। या तो कोई चीज सर्वव्यापी सकारात्मक होगी, या तो कोई चीज सर्वव्यापी नकारात्मक होगी, या तो कोई चीज अंशव्यापी सकारात्मक होगी, या तो कोई चीज अंशव्यापी नकारात्मक होगी। यही चार टाइप बांट सकते हो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इतना ही बांट सकते हो। वास्तव में हम बांट कितना सकते हैं, इतना ही बांट सकते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे निरुपाधिक तर्क वाक्य कौन कौन से बने, तो आपको अपने आप एक चीज समझ में आई होगी कि केवल 4 प्रकार से बन ही सकते हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक। क्लियर? और एग्जाम में वो करता क्या है, यही 4 तर्क वाक्यों के नाम भी कई बार पूछ लेता है। तो आपको नाम समझना है कि कैसे हो सकते हैं ये नाम। तो चलिए अब नाम के ऊपर चलते हैं, कैसे ये नाम बनेंगे। तो हेडिंग थी निरुपाधिक तर्क वाक्य के प्रकार। तो अब बनाने का तरीका देखिए। देखिए मैंने कहा या तो सर्वव्यापी, अब सर्वव्यापी के कई नाम है ना। सर्वव्यापी को ही हम पूर्ण व्यापी बोलते हैं, है कि नहीं। इसी को हम नहीं, गुण थोड़ा ज्यादा नहीं होता, गुण या तो होगा या तो नहीं होगा। मात्राएं थोड़ी ज्यादा होती हैं, या तो मात्रा थोड़ी या थोड़ा ज्यादा हो सकती है, लेकिन गुण में क्या होता है, या तो है अथवा नहीं है। गुण कम अधिक नहीं होते। ठीक है, गुण या तो होगा या तो नहीं होगा, मतलब सकारात्मक या नकारात्मक दो ही रूप में बटेगा। मात्राएं कम अधिक हो सकती हैं। ठीक, सर्वव्यापी, पूर्णव्यापी, या इसी को हम बोलते हैं सामान्य। तो मैंने कहा कि अगर ये है, ये किससे जुड़ सकता है, सकारात्मक से। सकारात्मक को हम एक और भाषा में स्वीकारात्मक बोल सकते हैं, स्वीकारात्मक, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, अस्तिवाचक बोल सकते हैं। ठीक है, देखो नाम कैसे बोल सकते हैं। देखो सर्वव्यापी सकारात्मक बोलिए तो भी वही, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक बोलिए तो भी वही, सर्वव्यापी अस्तिवाचक बोलिए तो भी वही, या फिर पूर्णव्यापी सकारात्मक बोलिए तो भी वही, पूर्णव्यापी स्वीकारात्मक बोलिए तो भी वही, पूर्णव्यापी अस्तिवाचक बोलिए तो भी वही, सामान्य सकारात्मक बोलिए, सामान्य स्वीकारात्मक बोलिए, सामान्य अस्तिवाचक बोलिए। ये सब एक ही नाम होंगे। यानी ध्यान से देखो, तुम इसमें 9 नाम बना सकते हो, है ना। सामान्य, देखो सर्वव्यापी सकारात्मक, यानी कि ये कौन सा तर्क वाक्य की बात कर रहा है, ए को मतलब सभी है। बात समझ में आई। सर्वव्यापी का मतलब या तो सब होंगे या तो कोई नहीं होगा। ठीक, तो ये कैसा तर्क वाक्य बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट,
एक और सर्वव्यापी की बात करते हैं। सर्वव्यापी, इसी को आप क्या बोल सकते हैं? पूर्णव्यापी। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? सामान्य। अब ये सकारात्मक था तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक। स्वीकारात्मक को निषेधात्मक बोल सकते हो, या फिर अस्तिवाचक को नास्तिवाचक बोल सकते हो। तो ये भी उसी तरह बनाएगा ना। देखो, सर्वव्यापी नकारात्मक बोलिए, सर्वव्यापी निषेधात्मक बोलिए, सर्वव्यापी नास्तिवाचक बोल दीजिए, या कहिए पूर्णव्यापी नकारात्मक निषेधात्मक नास्तिवाचक, या सामान्य नकारात्मक निषेधात्मक नास्तिवाचक। तो ये क्या बन जाएगा? ई तर्क वाक्य। ई का मतलब कोई नहीं। ई का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? ठीक। इसके बाद अंशव्यापी पे आते हैं। अंशव्यापी को आप अंशव्यापी बोल सकते हैं, विशेष बोल सकते हैं, विशिष्ट बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये सकारात्मक से एक बार जोड़ देते हैं। सकारात्मक को स्वीकारात्मक फिर से लिख सकते हो, या इसी को अस्तिवाचक बोल सकते हो। तो देखो, अंशव्यापी सकारात्मक, स्वीकारात्मक या अस्तिवाचक, ये क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। आई को बोलते हैं कुछ है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? और अंतिम बनाता हूं अंशव्यापी। इसी को विशेष बोलो, इसी को विशिष्ट बोलो। अब सकारात्मक था, इसी को हम नकारात्मक बना के देखते हैं। नकारात्मक, निषेधात्मक या नास्तिवाचक। ये क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं। तो निरुपाधिक तर्क वाक्य 4 प्रकार के ही होते हैं। यहां तक कोई समस्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है। तो देखो, ये होते हैं 4 प्रकार के। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलो, अब मैं इसको एक साइड सेट करके लिखता हूं। आपको मिले 4 तर्क वाक्य, ए, ई, आई, ओ। ए का मतलब है सभी हैं। देखो, सभी एस पी हैं। अभी बताते हैं एस पी होता क्या है। मतलब सभी हैं अगर आ गया तो आप क्या समझेंगे? ए तर्क वाक्य। ठीक है। कोई के साथ नहीं है आ गया। देखो, कोई के साथ नहीं है आ गया तो क्या समझेंगे? ई तर्क वाक्य। ठीक। कुछ के साथ है आ गया तो क्या समझेंगे? आई तर्क वाक्य। और कुछ नहीं है आ गया, कुछ के साथ नहीं है आ गया तो क्या समझेंगे? ओ तर्क वाक्य। पहचान तो लोगे। सबसे पहले ये बताओ, सभी के साथ है आएगा तो ए है, कोई के साथ नहीं आएगा तो ई है, कुछ के साथ है आएगा तो आई है, कुछ के साथ नहीं है आएगा तो ओ है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अगर यहां तक समस्या नहीं है तो फिर हम आपको आगे बता देंगे। यहां तक देख के बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है। यहां तक कोई समस्या? इनकी पहचान बहुत आवश्यक है, पहचानना बहुत जरूरी है। पहचान लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली पहले इतनी बात समझ लेना। ए का मतलब है सभी हैं, ई का मतलब है कोई नहीं है, आई का मतलब है कुछ है, ओ का मतलब है कुछ नहीं है। बस इतनी पहचान आपको क्लियर पता होनी चाहिए। चलो, तो ये पहचान आपने देखी। अब आपको रियल में इन तर्क वाक्यों को पहचानना। अब एक चीज देखो, जैसे हम लिख दिए सभी मूर्ख बच्चे हैं, तो तर्कवाक्य तो आपने तुरंत देख लिया ना। ये सभी के साथ है लिखा है, ऑटोमेटिक ये तर्कवाक्य क्या है? ए होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है? सभी के साथ है लिखा है तो ये तर्कवाक्य क्या होगा? ए होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखो, ये है परिमाण, देखो, और ये है गुण।
गुण और परिमाण तो तुमको दिख रहे हैं। अब ये दो टर्म आपको दिख रहे होंगे, ये और ये। तो देखो, जो पहला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं एस, ठीक है, सब्जेक्ट। और जो दूसरा टर्म होता है उसको हम बोलते हैं पी, यानी कि प्रेडिकेट। एस का मतलब उद्देश्य पद, एस को ही क्या बोलते हैं, उद्देश्य पद। इसी को कुछ लोग कर्ता पद बोलते हैं। और ये होता है अमुख्य पद, ठीक है, ये क्या होता है, अमुख्य पद। क्लियर बात। पी का मतलब होता है विधेय पद, इसी को लोग बोलते हैं मुख्य पद या बोलते हैं प्रमुख पद। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? किसी बच्चे को कोई तकलीफ? ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? जल्दी जल्दी देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत? जैसे आराम से देख लो। जैसे मैं यहां पर एक पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाता हूं, परिमाण वही मात्रा वाला। यहां होगा उद्देश्य पद, ये होगा विधेय पद, और ये होगा गुण। तो देखो कैसे बनता है। यहां लिखा ए का मतलब परिमाण क्या आएगा, सभी। गुण क्या आएगा, है एस पी, ठीक। ई क्या होगा, लाइन खींच दे रहा हूं। ई का मतलब कोई नहीं है, गुण तो नहीं है, आ जाएगा एस पी। नेक्स्ट आई आएगा। आई का मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होगा है एस पी। नेक्स्ट ओ, कुछ नहीं है, इससे बनता है यानी एस पी। क्लियर हो गई बात? कहीं किसी बच्चे को कोई तकलीफ? अगर यहां तक कोई समस्या ना हो तो आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी देख लो। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक अगर कोई समस्या नहीं, पहचान आनी चाहिए। आप लोगों ने पहचान सीख ली। ए का मतलब सभी है, ई का मतलब कोई नहीं है, आई का मतलब कुछ, ओ का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य पद या अप्रमुख पद। पी का मतलब क्या होता है, विधेय पद या प्रमुख पद, ठीक है। पी का मतलब प्रमुख समझ लो, एस का मतलब सेकेंडरी मतलब अमुख्य समझ लो। कैसे भी तैयार करो लेकिन ये तैयार हो जाए। क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? क्लियर है? तो अब देखो मैं तुम्हें कैसे पहचानोगे कौन सा एस है कौन सा पी है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। पहला पद जो भी आएगा वो एस होगा, दूसरा पद जो भी आएगा वो पी होगा। जैसे यहां देखो, कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं। देखो जो पहले आएगा वो एस होगा, जो बाद में आएगा वो पी होगा। इसमें कोई तकलीफ? जैसे हम लिख दें सभी मूर्ख, मूर्ख हटा दो, बहुत मूर्ख लिख लिए। कुछ विद्वान नालायक हैं। तो देखो जो पहले आएगा वो एस होगा, जो बाद आएगा वो पी होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है एस और पी डिसाइड करने में? मेन चीज है एस पी को डिसाइड करना। एस कौन होगा, पी कौन होगा, आपको अगर इसकी तकलीफ नहीं होगी तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहचान लोगे तो हम तुम्हें 1 मिनट के अंदर व्याप्ति भी सिखा देंगे। व्याप्ति जो इससे क्वेश्चन बनता है, बड़ी सिंपल सी चीज है व्याप्ति। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना कि एस कौन सा होगा, पी कौन सा होगा। जो पहले आएगा वो एस है, जो बाद आएगा वो पी, ठीक है। चलो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं व्याप्ति। व्याप्ति आप कैसे निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, इसको
लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक में डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो देखो ये है लॉजिक की ट्रिक, व्याप्ति की यही एक ट्रिक होती है। देखो ए में क्या व्याप्त होगा, तो एस व्याप्त होगा, ठीक है। ए में क्या व्याप्त होगा, तो एस। ई में क्या लिखा है, बोथ, बोथ का मतलब दोनों, बी का मतलब बोथ, बोथ का मतलब दोनों, मतलब एस और पी दोनों व्याप्त होंगे। आई में एन लिखा है, एन का मतलब होता है नन, मतलब कोई भी पद व्याप्त नहीं होगा, न तो एस व्याप्त होगा न तो पी व्याप्त होगा। और ओ में लिखा है पी, ओ में कौन सा पद व्याप्त होगा, पी। ऐसे बिनोप, इसको बोलते हैं ऐसे बिनोप। तो अब तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे तुम तुरंत कर ले जाओगे। देखो कैसे, मान लो मैंने दे दिया, एक एक एग्जांपल समझाते हैं। सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं। पूछेगा इस वाक्य में कौन सा पद व्याप्त है, तो तुम्हें एक चीज तो क्लियर हो गई, ये एस है ये पी है, और ये कौन सा स्टेटमेंट है, सभी के साथ है आया है, तो मतलब ए है। तो ए में क्या व्याप्त होता है, एस व्याप्त होता है, यानी कौन सा पद व्याप्त होगा, विद्यार्थी पद व्याप्त होगा। क्लियर है, ए में कौन सा पद व्याप्त हो जाएगा, विद्यार्थी पद। दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूं, कोई मूर्ख विद्वान नहीं है। देखो ये एस है ये पी है, इसमें तो डाउट ही मत करना, पहला पद एस होता है दूसरा पी। ई में क्या व्याप्त होते हैं, दोनों, तो इसमें मूर्ख भी व्याप्त होगा और विद्वान भी व्याप्त होगा। क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप करके बताइए। कुछ मैनेजर क्लर्क नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब ये कैसा तर्क वाक्य, ओ, इसमें क्या व्याप्त होगा, जल्दी से बताइए, इसमें क्या व्याप्त होगा, जल्दी जल्दी देख के बताइए, इसमें कौन सा पद व्याप्त होगा, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी सभी करिए कि इसमें कौन सा पद व्याप्त होगा। कुछ मैनेजर क्लर्क नहीं है, ओ है, करके देख के बताइए। जल्दी से आंसर दो भाई। ओ तर्क वाक्य में क्या व्याप्त होता है, देख लो पीछे, नहीं आता तो। ओ में क्या व्याप्त होता है, पी, तो जल्दी से देख के बताओ इसमें क्या व्याप्त होगा, कौन सा पद व्याप्त होगा। हाँ तो जल्दी से देखो, मैनेजर क्लर्क, पढ़ भी लिए आंसर भी नहीं मिल रहा है। ओ में व्याप्त होता है पी, तो एक चीज देख के बताओ आसानी से, ये रहा एस ये रहा पी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। ओ में कौन सा पद व्याप्त हो सकता है, पी पद, तो कौन सा पद व्याप्त होगा, क्लर्क। हाँ पी बिल्कुल सही है, पी का मतलब यहाँ पी के स्थान पे क्या लिखा है, क्लर्क। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर ले जाओगे। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझोगे तो कर ले जाओगे। व्याप्ति आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, एग्जाम में अगर आ भी गया एक क्वेश्चन अपने आप इजीली कर लोगे। आपको बस याद करना है, ए में एस व्याप्त होगा, ई में दोनों पद एस और पी व्याप्त होंगे, आई में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता, और ओ में व्याप्त होता है पी। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपको जो चीज़ें बतानी है, ये यहाँ तक आपने आज क्या क्या चीज़ें अभी तक देखी हैं, ध्यान से देख लो। तुम लोगों ने परिभाषा के अभी तक प्रकार पढ़ लिए हैं, तर्कवाक्य और युक्ति पढ़ ली है, ठीक। इसके पश्चात निरुपाधिक तर्कवाक्य पढ़ लिया है। इस तरह की चीजें, इसके अतिरिक्त और भी वस्तुअर्थकता गुणार्थकता पढ़ ली है,
और सोपाधिक, वैकल्पिक, इस तरह के तर्क वाक्य पढ़ लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब इसके बाद आपको पढ़ना है परंपरागत विरोध वर्ग, वैन आरेख। अब एक काम करते हैं, पहले हम आपको वैन आरेख पढ़ा देते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैन आरेख आपसे पूछता रहता है और आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद वैन आरेख में आपको दिक्कत नहीं होगी, छोटा सा टॉपिक है। देखो, एक हेडिंग डालते हैं वैन आरेख। ठीक है, ये वैन आरेख है। अभी आपको मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अभी नहीं पढ़ाया हुआ है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपके बचे हुए हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मतलब परंपरागत विरोध वर्ग, और दूसरा बचा है वैलिडिटी रूल यानी कि वैधता के नियम, और तर्क वाक्यों का रूपांतरण। ये 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं इन्हीं 3 टॉपिक से। ठीक है, तो आप वैन आरेख देखो। वैन आरेख क्या होता है, क्या करता है? तो एक चीज समझना, इसमें 3 वृत्त बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार। एक वृत्त S का निरूपण करता है, एक वृत्त P का निरूपण करता है, एक वृत्त M का निरूपण करता है। S का मतलब उद्देश्य पद बता चुका हूं, P का मतलब विधेय पद बता चुका हूं, M का मतलब होता है मध्यम पद। यह है उद्देश्य पद, यह है विधेय पद या प्रमुख पद या प्रमुख पद। ठीक, वैन आरेख इस प्रकार का होता है। पहली चीज तो आप ये समझिए वैन आरेख जो है वो कैसा होता है। तो इसमें 3 वृत्त बनेंगे, और ध्यान देना केवल और केवल 3 वृत्त बनेंगे, न 3 से ज्यादा न 3 से कम, केवल और केवल 3। अब यहां 3 वृत्त कैसे बने हैं ध्यान दो, आधे आधे एक दूसरे में, यानी कि अधिव्याप्त हैं। कैसे हैं? अधिव्याप्त हैं। केवल और केवल 3 अधिव्याप्त वृत्त बनते हैं। वैन आरेख में केवल और केवल 3, न तो 3 से ज्यादा न तो 3 से कम, केवल और केवल 3 अधिव्याप्त वृत्त होते हैं। ठीक है, तो एक और बात, इसमें जो वृत्त है वो केवल और केवल 3 होंगे, न 3 से ज्यादा न 3 से कम, अधिव्याप्त है। दूसरा एक करता क्या है, ये निरपेक्ष न्याय वाक्य या तर्क वाक्य का या तर्क, न्याय वाक्य तर्क वाक्य एक ही बात है। का मूल्यांकन, परीक्षण और प्रतिनिधित्व करता है। निरपेक्ष न्याय वाक्य, तर्क वाक्य या आधार वाक्य कुछ भी लिखा होता है उसका ये क्या करता है, मूल्यांकन करता है, परीक्षण करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये क्या करता है, देखो एक चीज सभी को दिख रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये वैधता को बताने की प्रत्यक्ष विधि है। कोई युक्ति वैध है अथवा अवैध है, इसको बताने की ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। देखो तुम्हें सामने ही दिख रहा है ना, तो अपने आप ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है? और अगली एक बात, एक चीज देखो, ये आलेखी या गणितीय या रेखांकन ही विधि तो है, क्योंकि इसमें एक आलेख बना हुआ है, या गणितीय रूप से निरूपित किए हुए हो, या इसे आप कह सकते हो चिन्हांकन कह सकते हो। तो देखो यह चिन्हांकन, आरेखन या गणितीय रूप की
स्पष्ट विधि है। ठीक, यहां तक विशेषताओं में किसी बच्चे को कोई तकलीफ? ये 3 विशेषताएं सभी को समझ में आ गई। देखो इसमें केवल और केवल कितने वृत्त बनेंगे? 3, न 3 से ज्यादा न 3 से कम, और तीनों कैसे होंगे? अधिव्याप्त वृत्त होंगे। निरपेक्ष न्याय वाक्य तर्क वाक्यों का, जैसे निरपेक्ष न्याय वाक्य, तर्क वाक्य, आधार वाक्यों का वैन आरेख क्या करता है? मूल्यांकन का कार्य करता है, परीक्षण का कार्य करता है, प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। ये तीनों कार्य करता है, मूल्यांकन, परीक्षण और प्रतिनिधित्व। इसके अतिरिक्त वैधता को बताने का ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष इसलिए कि देखो सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष है। यह चिन्हांकन, आरेखन या गणती रूप की स्पष्ट विधि है। चिन्हांकन बोलो, आरेखन कहो या गणती रूप कहो, इसकी क्या है? ये स्पष्ट विधि है। इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आधार वाक्य, तर्क वाक्य या न्याय वाक्य एक ही बात होती है। इसमें आधार वाक्य, तर्क वाक्य या न्याय वाक्य का रेखांकन किया जाता है। न कि निष्कर्ष का। मतलब इसमें निष्कर्ष को नहीं रंगते, ध्यान देना, इसमें केवल आधार वाक्यों को रंगते हैं, निष्कर्ष को नहीं रंगते। अगर निष्कर्ष स्वयं रंग गया तो युक्ति वैध है, निष्कर्ष स्वयं नहीं रंग पाया तो युक्ति अवैध है। मतलब देखो इसमें आधार वाक्यों का ही रेखांकन किया जाता है, निष्कर्ष का नहीं किया जाता। लेकिन अगर निष्कर्ष स्वयं रंग जाए या आरेखित हो जाए तो हम उसे बोलते हैं युक्ति वैध है। अगर स्वयं नहीं रेखांकित हो पाया तो हम बोलते हैं युक्ति अवैध है। इसी तरह ये नापता है कि युक्ति वैध है कि अवैध। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? जल्दी जल्दी देख लीजिए, किसी बच्चे को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी देखिए, किसी बच्चे को अगर ना कुछ समझ में आया हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। देखो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि ये बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, अगर आप सीख जाएंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। देख के बताइए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, जल्दी जल्दी देख के बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक अगर आपको समस्या ना हो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये चीजें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं, आप किताबों में ढूंढेंगे तो नहीं मिलती। तो उसको इस हिसाब से देखिए कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बेहतर है कि कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चों को भी ना हो। तो ये वैन आरेख रहा। मैंने वैन आरेख के विषय में जो बताया फिर से बोल दे रहा हूं। वैन आरेख में केवल और केवल 3 वृत्त होते हैं, और केवल 3 होंगे। कैसे होंगे? अधिव्याप्त होंगे। दूसरी बात, ये तर्क वाक्यों का मूल्यांकन, परीक्षण, प्रतिनिधित्व सभी कुछ करता है। ठीक, अगली बात, इसमें ये क्या है? स्पष्ट विधि होती है क्योंकि सामने दिखता है। और अगली बात, ये चिन्हांकन की, आरेखन की या गणती रूप की स्पष्ट विधि है। और ये वैधता का परीक्षण करता है, स्वयं में वैध अवैध नहीं होता बल्कि परीक्षण करता है। और अंतिम तो तुम लोग को यहाँ दिख ही रहा है, इसमें आधार वाक्य का चिन्हांकन किया जाता है, रंगा जाता है, न कि निष्कर्ष का। निष्कर्ष रंग गया तो वैध है, नहीं रंग पाया तो अवैध है। हाँ, ये ऊपर से कुछ बच्चों के चला जाएगा क्योंकि आपने कभी वैन आरेख नहीं पढ़ा है। बहरहाल इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो एक काम करते हैं। आज थोड़ा सा मेरा खुद का भी गला ठीक नहीं है, तो आज पढ़ाने तो वाले हम पूरा थे, लेकिन अब इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा गले में तकलीफ होने के कारण। इसका जो आज का पार्ट है, कुछ 3 टॉपिक आपके और बचे हुए हैं, उन 3 टॉपिकों को हम नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे कवर कर देंगे। फिर आपका वेस्टर्न लॉजिक पूरा खत्म हो जाएगा, तब तक आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। फिर वो इतने के क्वेश्चन अपने एग्जाम में से कर लीजिएगा। देखिए आप एक काम करिए, 18 से लेकर के 23 तक के बीच में प्रश्नों को देखिएगा, आपको बहुत से प्रश्न इतने में से ही हो जाएंगे। ठीक है, 3 टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते लिखते रहिए।